આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે L&T फाइनेंसના मैनेजमेंट कंपनीના CFO सचिन जोशी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सर ओवरऑल जैसे नंबर्स और मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्शन भी नंबर्स के ऊपर देख रहे हैं, तो अर्निंग्स के ऊपर एक ओवरऑल आउटलुक जानना चाहेंगे, कैसे रहे और कैसे देखा आपने इस नंबर्स को? जनरली आप अगर देखेंगे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में काफ़ी तकलीफ भरे एनवायरनमेंट में काफ़ी डिसेंट रिजल्ट्स दिए हैं L&T फाइनेंस ने। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा काफ़ी अच्छा बुक जो है रूरल बिजनेस फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में है। 26,000 करोड़ की बुक है टोटल 1 लाख करोड़ की बुक में। और ये सेक्टर आपने देखा होगा कि काफ़ी तकलीफ़ों के थ्रू गुजर रहा है पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स के थ्रू। पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी खलबली मची हुई थी। एमफिन ने आके काफ़ी स्टेप्स लिए जिसके कारण आपने देखा है कि काफ़ी थोड़ी स्टेबिलिटी को और अब बढ़ रहा है। ऐसे डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। ओवरऑल लॉसेस जो हैं क्रेडिट कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो क्रेडिट कॉस्ट हमने काफ़ी कंट्रोल में रखी इस पर्टिकुलर बिजनेस में। और इसके अलावा हमारे पास मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस हैं जो कि हमने पहले प्रॉफिट्स में से सेट असाइड किए थे जब हमने अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी। करीब 975 करोड़ के प्रॉफिट्स हमने सेट असाइड करे थे मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस के, जिसमें से हमने 400 करोड़ पिछले 2 क्वार्टर में यूज़ किए थे, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में, और इस क्वार्टर में हमने 300 करोड़ यूज़ किए हैं। तो ये मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस यूटिलाइज करने के बाद हमारी ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में है, 2.23% पे है। तो उस वजह से और निम प्लस फी भी स्टेबल रही है, करीब 10.22% निम प्लस फी है, जो कि करीब 7 बेसिस पॉइंट्स हायर है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो उस वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% से हाई है। तो 701 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और ये पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट क्रॉस कर ली है एसेट बुक के थ्रू। 1,02,000 करोड़ की बैलेंस शीट हो गई है हमारी, खास करके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। तो मुझे लगता है ये क्वार्टर एक तरह से काफ़ी अच्छा क्वार्टर कहलाएगा, क्योंकि हमारी कलेक्शन एफिशिएंसीज भी काफ़ी स्टेबलाइज हो गई है। और कर्नाटका जो कि काफ़ी चैलेंज दे रहा था पिछले क्वार्टर में ऑर्डिनेंस आने के बाद, उसके भी मंथ ऑन मंथ अगर देखेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने रिकवरी पा ली है। करीब 2.17% का रिडक्शन देखा था हमने फरवरी के महीने में कर्नाटका की कलेक्शन एफिशिएंसी में। उसमें से करीब करीब जस्ट 50-55 बेसिस पॉइंट बचे हैं नॉर्मलाइजेशन के की ओर आने में। तो हमें लगता है कि इन जनरल अच्छा रहा है क्वार्टर हमारे लिए। डिसबर्समेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छी 18% की डिसबर्समेंट ग्रोथ दिखाई है। बैलेंस शीट ग्रोथ 18% हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस वजह से हमें लगता है कि ठीक ठाक ही रहा है क्वार्टर। जी, तो सचिन सर, वैसे तो काफ़ी डिटेल्स आपने अभी बताई, बट आपने जो मेंशन किया सर यहाँ से प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर, तो क्या ऐसा था जिससे कंपनी को ऐसा जिसने प्रॉम्प्ट किया यूटिलाइजेशन के लिए इस क्वार्टर के लिए, और गोइंग अहेड आप कैसे चैलेंजेस देख रहे हैं? ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजन यूटिलाइजेशन की। मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजन जो यूटिलाइज करना है वो हमें पहले तो बोर्ड अप्रूवल लेनी पड़ती है। और ऑडिटर्स जो हमारा जो रीजन है जो दिया हुआ है कि किस कारण से ये यूज किया जा सकता है, वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजन यूटिलाइजेशन पिछले 3 क्वार्टर से इसलिए हो रहा है कि जो इवेंट आपने देखी जो शुरुआत हुई थी जिसकी क्वार्टर 1 में इलेक्शंस जो नेशनल इलेक्शंस हुए थे, जो हीट वेव आई थी उस और एक्सेसिव लेवरेज जो हुई थी मार्केट में, उस वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री काफ़ी तकलीफ के थ्रू गुजरी थी। तो मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस ये जो इवेंट्स होती है हमारे ईसीएल के अंदर हम लोग इसको मॉडल नहीं कर पाते हैं, इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ इवेंट्स होती है। तो अभी तक वो नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ा है लेकिन नॉर्मलाइज हुआ नहीं है। हमारा नॉर्मलाइज्ड कलेक्शन एफिशिएंसी 99.80% हुआ करता था,
जब ये शुरुआत नहीं हुई थी इस प्रॉब्लम की। तो अभी अभी भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी हमारी 99.34% पे क्लोज हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। इसके अलावा कर्नाटका का जो इशू आया वो फरवरी के मंथ में आया, जहां पे कलेक्शन एफिशिएंसी 2.17% से सीधी ड्रॉप हो चुकी थी। और जब हम पिछली बार कॉल पे आए थे तब हमें अंदाजा नहीं था कि कर्नाटका कितना वक्त लेगा नॉर्मलाइज होने में। हमारे अनुमान जो था पहले उससे करीब 2 महीने ज़्यादा लगेंगे ऐसा लग रहा है अब फिलहाल कर्नाटका नॉर्मलाइज होने में। इसलिए मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस इस तरह की इवेंट जो होती है, जो कर्नाटका में ऑर्डिनेंस हुआ था जो कि हमें अप्लाई नहीं होता था, वहाँ पर लोगों ने लोन का रिपेमेंट करना बंद कर दिया था सारे फाइनेंसियर्स को, इवन रजिस्टर्ड फाइनेंसियर्स को जिनके ऊपर ये ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं करता था। तो ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है जो कि हम ईसीएल मॉडलिंग में मॉडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये क्वार्टर और हो सकता है अगले क्वार्टर में भी हमें कुछ प्रपोर्शन यूज करना पड़े। अभी हमारे पास में 975 करोड़ में से इस क्वार्टर में 300 करोड़ यूज किया है, तो बैलेंस अभी 275 करोड़ बचा है। अगले क्वार्टर के एंड में हम डिसाइड करेंगे कि जरूरत है यूज करने की या नहीं। अगर नहीं करनी पड़ी तो बहुत बढ़िया है, और करेंगे तो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा 275 करोड़ यूज ना करना पड़े, यही हमारी उम्मीद है। ओके तो सर, जैसे कंपनी का यहाँ से एक एम था मोर देन 20% ऑफ ग्रोथ दिस ईयर जो अचीव करने के लिए, क्या आपको लग रहा है ये अचीव करने के लिए, ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए कौन से सेगमेंट्स यहाँ से सबसे ज़्यादा आपको एक फोकस में दिखेंगे, कंट्रीब्यूशन दिखेगा? और जैसे अर्लियर मेंशन किया था कंपनी ने 10 to 15% जो ग्रोथ है वो रूरल बुक के थ्रू अचीव होगा, कितना कॉन्फिडेंट है यहाँ से आपको ये अचीव करने के लिए, वो भी विदाउट कोजिंग एनी स्ट्रेस टू क्रेडिट कॉस्ट? जी, इस क्वार्टर में आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो इस क्वार्टर में भी हमने करीब 1800 करोड़ पर महीने की ट्रेजेक्ट्री अचीव कर ली है। जब पिछले 2-3 क्वार्टर्स के पहले जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब हम लोगों ने इसको 1400 करोड़ के करीब लेके आ गए थे, 1400-1450 पर मंथ। तो धीरे धीरे हम लोग 1400 से 1800 तक ऑलरेडी आ चुके हैं। अगले क्वार्टर में प्लान ये है कि अगर कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी रही तो 1900 करोड़ पर मंथ का टारगेट है हमारा इंटरनली। अगर वो अचीव कर पाए तो आप देखेंगे कि इसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ आने लगेगी वापस। और हमारे इंडस्ट्री में अगर कंपेयर करें तो हमें सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है इसका। इसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है, और हमारे एक्सक्लूसिव कस्टमर बेस भी काफ़ी हाई है। 48% कस्टमर्स जो हैं हमारे 26,000 करोड़ में, वो एक्सक्लूसिव कस्टमर्स हमारे ही हैं। इसके अलावा 30% कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमारे अलावा एक और फाइनेंसियर से उन्होंने लोन ले रखा है। और बाकी ये तो हो गए करीब 75-80%। उसके अलावा 17% के और कस्टमर्स हैं जो टोटली 3 फाइनेंसियर से ले चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 95% की बुक हमारी जो है वो माइक्रो एमफिन की गार्डरेल्स को ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने कभी चौथा फाइनेंसियर होके किसी को लोन दिया ही नहीं आज तक। ये जो बैलेंस 5% आप जो देखते हैं वो बैलेंस 5% ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे तीसरा लोन लिया और बाहर जो जाके चौथा या पांचवा लोन लिया। तो ये 5% जो है हमारा ख्याल ऐसा है कि ये काफी लो बुक एक्सपोजर है रूरल बिजनेस फाइनेंस में, और इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी भी करीब करीब 98% है, 97.4 97.8%। तो कलेक्शन एफिशिएंसीज अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमें रिस्कीनेस काफी कम लगता है आगे जाके। और धीरे धीरे जैसे कलेक्शन एफिशिएंसीज नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ेगी 99.6 99.7, तो हमें उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा डिसबर्समेंट्स इंक्रीज करने का। और हमने कुछ नई ज्योग्राफीज भी चुनी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आसाम है, ये उत्तर प्रदेश के कुछ टाउन्स हैं। ये टाउन्स के अंदर हम लोग जाके जहाँ पे लेवरेजेस काफी लो है, ऐसे न्यू एरियाज में जाके हम लोग डिसबर्समेंट्स इंक्रीज करने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा अगर बाकी बिजनेसेस देखें तो टू व्हीलर का एक बिजनेस है जहाँ पे हमारी डी ग्रोथ देखी गई है इस क्वार्टर में।
लेकिन अगले क्वार्टर्स में फेस्टिव पीरियड शुरू हो रहा है, तो टू व्हीलर का हो, फार्म बिजनेस हो, होम लोन्स हो, पर्सनल लोन्स हो या एसएमई हो, ये सारे बिजनेसेस काफी अच्छा पिकअप करेंगे, ये अनुमान है हमारा। तो 20 to 25% ग्रोथ ज्यादा दूर नहीं लग रही हमें फॉर FY26, जिस तरह से माहौल बन रहा है अभी। सचिन सर, आगे जानना चाहेंगे, कंपनी ने जो रिसेंटली यहाँ से एक्वायर किया है गोल्ड लोन पोर्टफोलियो, इसके ऊपर जानना चाहेंगे, ये सेगमेंट के थ्रू कैसा एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ के लिए कैसे ड्राइव करेगा ये? गोल्ड लोन बिजनेस हमने एक्वायर किया है पॉल मर्चेंट से। 9 जून को एक्विजिशन हुई है, करीब 1335 करोड़ हमने एक्वायर किए। और जैसे ही एक्वायर किया, अगले 2 हफ्ते में ही हमने करीब 200 करोड़ के और डिसबर्समेंट्स किए हैं। तो काफी अच्छा टेम्पो बना हुआ है यहाँ पे। 700 एम्प्लॉयज लिए हैं हमने, 1 लाख कस्टमर्स नए ऐड हुए हैं और 130 ब्रांचेस एक्वायर किया है हमने ये पूरे एक ओवरऑल एक्विजिशन में। गोल्ड लोन बिजनेस हमने इसलिए शुरू किया था कि हमारे जो माइक्रो लोन कस्टमर्स हैं, करीब 60 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं। ये एक्टिव कस्टमर्स ने करीब करीब 16,000 करोड़ के लोन ले रखे हैं बाहर से, गोल्ड लोन्स। इसका मतलब कम से कम 20-21 हजार करोड़ का गोल्ड इनके पास है। तो ये कस्टमर्स जो हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये रूरल के प्राइम कस्टमर्स हैं, जिनका इनकम प्रोफाइल काफी अच्छा है। ये 3 लाख के बिलो वाले नहीं है, ये करीब करीब 8 से 10 लाख इनकी ओवरऑल इनकम प्रोफाइल होती है एवरेज, अगर देखा जाए तो ये कस्टमर्स जिनके पास ऑलरेडी 16,000 करोड़ के गोल्ड लोन्स हैं, और जो हमारे साथ में माइक्रो लोन बिजनेस में लोन ले चुके हैं, हमें इन कस्टमर्स को क्रॉस सेल करके जितना मैक्सिमम हम लोग लेवरेज कर सकें, वो करने का प्लान है। तो काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन होगी ब्रांचेस की इस साल में और अगले साल में। और ये काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, सिक्योर्ड बिजनेस है। तो गोल्ड लोन बिजनेस में काफी ग्रोथ देखेंगे आप। अभी तो बेस बहुत कम है, तो अगर आप 100% ग्रोथ भी देखेंगे, 1300 का अगर 2600 करोड़ भी हो जाता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होने लगेगी, और क्रॉस सेल का हमें हमारे कस्टमर्स का ऑलरेडी हमारे पास में ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सिक्योर्ड बिजनेस अगर जितना ज्यादा मैक्सिमम लेवरेज ले सके, हम लोग उस पे करेंगे। तो गोल्ड लोन में काफी अच्छी प्रगति देखेंगे आगे 2 से 3 सालों में, और ये हमारा एक फलक्रम प्रोडक्ट बन जाएगा आगे चलते हुए। जी सचिन सर, आगे जानेंगे रेट कट का जो बेनिफिट है वो कैसे फैक्टर इन आप कर रहे हो, और जैसे कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो ऑलरेडी हमने फॉर दिस क्वार्टर हमने डिक्लाइन होती देखी, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर? साथ ही जानना चाहेंगे, आप अभी भी जो यहाँ से टारगेट है फॉर नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड फी टारगेट ऑफ 10 to 10.5%, उसके साथ स्टिक है? बिल्कुल। 10 से 10.5 का हमने जो ट्रेजेक्ट्री दिया है, वो FY26 के लिए तो लागू होगा, क्योंकि इस बार आप देखेंगे तो 16 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल रिडक्शन हुआ है हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट में, जो 7.84 हुआ करता था पिछले साल। इस साल अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 7.68 हो गया है। और रिजर्व बैंक ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि ग्रोथ इम्पेटस देने के लिए 3 रेट कट ऑलरेडी आ चुके हैं, फरवरी, अप्रैल और जून में। टोटली 100 बेसिस पॉइंट रेट रिडक्शन हो चुका है उस वजह से। और लिक्विडिटी भी काफी इंश्योर किया है उन्होंने, इनफैक्ट की लिक्विडिटी रहे मार्केट में। सिस्टम में लिक्विडिटी होने की वजह से ओवरऑल रेट्स भी काफी, शॉर्ट टर्म रेट्स खास करके, काफी कम हो चुके हैं। इसका हमें काफी फायदा हुआ है। हमारा कमर्शियल पेपर जो 7 से 8% के करीब एवरेज होता है ओवरऑल बोरोइंग्स में, वो हमें अभी करीब करीब 10 से 12% ले जाने में इसका फायदा होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म रेट्स कम है। तो 45 डे, 60 डे, 6 मंथ और 1 ईयर पेपर भी अगर हम लोग ले लें कमर्शियल पेपर के थ्रू, तो काफी उसका बेनिफिट दिखेगा हमें। इसके अलावा हमारे PSL लोन्स जो हैं, वो भी काफी बढ़ोतरी देखी है उसमें। करीब 28% बुक जो है वो PSL की है। दूसरे बैंक लोन्स भी हैं, टर्म लोन्स और मार्केट्स बोरोइंग जो हैं, जो कि NCDs के थ्रू हम लोग बोरो करते हैं, वहां पे भी हमने ओवरऑल रेट्स रेड्यूस होते हुए दिखे हैं। अभी तक फिलहाल बैंकों ने जो रेपो रेट का रिडक्शन है, उसका बेनिफिट अभी तक पास ऑन नहीं किया है।
और हमें लगता है उसका बेनिफिट करीब Q3 और Q4 में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर पूरे साल का अगर देखा जाए तो वेटेड एवरेज कॉस्ट करीब करीब 30 से 35 बेसिस पॉइंट्स का हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट और रिडक्शन हो सकता है। हमने पिछली बार बताया था कि करीब 25 बेसिस पॉइंट्स का ओवरऑल रिडक्शन देखेंगे, लेकिन जिस तरह से लिक्विडिटी मैनेज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट का जो फोकस है ग्रोथ पर, उससे ऐसे लग रहा है कि करीब से करीब करीब 30 से 35 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन मिलेगा। तो उसकी वजह से जैसे वो हमारा ओवरऑल मिक्स हो रहा है, रिटेल मिक्स जिस तरह से चेंज हो रहा है, और माइक्रो लोन, रूरल बिजनेस फाइनेंस जो कि हाईएस्ट यील्डिंग बुक है, वो जैसे जैसे उसका मिक्स कम होगा तो यील्ड्स के ऊपर थोड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि पर्सनल लोन्स, माइक्रो लैब, एसएमई बिजनेस, ये भी काफी डिसेंट यील्डिंग बिजनेसेस हैं, और टू व्हीलर बिजनेस भी। तो ये सारे बिजनेसेस जैसे जैसे ग्रोथ इनकी होने लगेगी, प्लस ऑफ कोर्स गोल्ड लोन, जैसे ये सारे बिजनेसेस बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल मिक्स के अंदर, मिक्स की वजह से जो रिडक्शन होगा, टू सम एक्सटेंट ये वेटेड एवरेज कॉस्ट जो घटेगी वो उसकी पूर्ति कर देगी। इसके अलावा हमारा अगली साल फोकस रहेगा फी इनकम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 31 का जो नया प्लान बन रहा है अभी, हम लोग अप्रैल में आके उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी डेफिनेटली। और सर FY26 टारगेट्स की अगर बात करें तो अब तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ से किया है रियलाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो के ऊपर। अगर जैसे आगे अगर बात करें तो कंपनी का एम भी है टू ब्रिंग ग्रॉस NPA टू 3%, जो अभी है 3.3%। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो कि है 2.3 to 2.5%। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेट NPAs को 0.8% पर? नेट एनपी अगर नेट स्टेज 3 अगर देखेंगे तो अभी फिलहाल भी 0.99% है, जो कि 1% के बिलो है। और अगर आप सिर्फ रिटेल के नंबर्स देखेंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड बुक है, होलसेल में सिर्फ एक एसेट है जो कि ग्रॉस स्टेज 3 एसेट है, एनपीए है। अगर आप रिटेल के नंबर्स देखेंगे तो हमारे रिटेल ग्रॉस स्टेज 3 सिर्फ 2.93% है, ऑलरेडी 3% के नीचे है। और नेट स्टेज 3 83 बेसिस पॉइंट्स है, तो कंट्रोल में है। लेकिन हम सोचते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसका असर आपको FY27 में पूरा दिखने लगेगा। और हमारे इंटरनल टारगेट्स है कि अभी जो 2.3% आपने क्रेडिट कॉस्ट देखी इस क्वार्टर के लिए, धीरे धीरे हमें उससे पहले 2% की ओर लेके जाना है, और लॉन्ग टर्म प्लान है उसको 2% के बिलो लेके आना। तो जो स्टेप्स हमने ले रखी है उसका धीरे धीरे असर दिखेगा। अगले 2-3 क्वार्टर्स थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे, क्योंकि टू व्हीलर का, फार्म का और पर्सनल लोन का भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है क्रेडिट कॉस्ट में। ये सारे ही बिजनेसेस प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स के थ्रू रूट होंगे। अंडरराइटिंग जैसे ही शुरू होगी, टू व्हीलर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया, तो 100% डिसबर्समेंट जो होते हैं फ्रेश, वो साइक्लॉप्स के थ्रू जाते हैं। अभी फिलहाल काम चल रहा है हमारा फार्म बिजनेस पे, एसएमई पर और पर्सनल लोन पे। ये सारे ही पूरे प्रोजेक्ट साइक्लॉप्स के थ्रू रूट होने लगेंगे। ये अंडरराइटिंग, नया अंडरराइटिंग इंजन है, इसके बारे में मैंने पिछली कॉल में भी बताया था। तो जैसे जैसे ये रूट होने लगेंगे, वैसे वैसे आप एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इसको थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट में आपको इसका असर कम से कम 3 से 4 क्वार्टर्स के बाद दिखता है, और इसलिए मैंने कहा है कि आपको FY27 में इसका असर पूरा दिखेगा। जी। और सर वैसे तो काफ़ी डिटेल शेयर किया आपने, लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल फॉर कमिंग क्वार्टर्स बिजनेस गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ जैसे मैंने कहा 20 से 25% बिजनेस ग्रोथ होगी, और डिसबर्समेंट ग्रोथ कम से कम 12 से 15% का टारगेट है। देखते हैं अब रूरल बिजनेस फाइनेंस किस तरह से पिकअप होता है। अगर हो सके तो वो भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, जो ROA का टारगेट है, ट्रेजेक्ट्री जो हमारी है, वो फिलहाल ये इस साल के लिए करीब करीब 2.5% की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अभी 2.37% पर है हम। अगले साल लेकिन जो हमारा लक्ष्य 26 का टारगेट था 2.8 to 3%, अगले साल एग्जिट FY27 तक हम ये अचीव कर ही लेंगे, ऐसा हमारा काफी कॉन्फिडेंस है।
तो लग रहा है कि आगे अब अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में अगर देखेंगे तो प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं हम। जी डेफिनेटली सचिन सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा आपके साथ। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।